नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश सेना पर सियासत क्यों में। देश को आजादी मिलने के इन 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी तीनों सेनाओं पर राजनीति की मनहूस परछाई का ऐसा कोई साया पड़ा हो जिसके आधार पर दावे से कोई ये कह सके कि हमारी सेनाओं का राजनीतिकरण हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि सेना से रिटायर होने के बाद कई अफसरों ने राजनीति का दामन थामा है और इनमें कई पूर्व सेना प्रमुख भी शामिल हैं। फिलहाल उनमें एक बड़ा नाम पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का भी है, जो मोदी सरकार के मंत्री हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारी सेनाएं आज भी हर धर्म, जाति व राजनीति से अछूती हैं और उनके शौर्य व बलिदान पर हर भारतवासी को गर्व होता है। इसीलिए सवाल तो ये भी उठता है कि सेना को राजनीति के अखाड़े में घसीटने के पीछे ये कौन सी नई सियासत का ताना बाना बुना जा रहा है। सरकार सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर अग्निवीर योजना की घोषणा सरकार ने की है, जिसका विपक्ष से शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। विपक्ष कर रहा है इसका विरोध, लेकिन अब इसका इस स्तर पर ये जो विरोध है पहुंच गया है कि विपक्ष इसे जाति और धर्म से जोड़कर योजना का विरोध कर रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्य विपक्षी कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी और आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इस विवाद को जोर शोर से उठा रही हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भर्ती विज्ञापन का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला बोला और जाति प्रमाण पत्र मांगने को लेकर मोदी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि सरकार अग्निवीर नहीं बल्कि जाति वीरों की भर्ती कर रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने ट्वीट में लिख दिया है कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। आजादी के 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। विवाद बढ़ने पर रक्षा मंत्री को सामने आकर पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। रक्षा मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सेना की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आजादी के समय से ही भर्ती की ऐसी प्रक्रिया चलती आ रही है। हालांकि सरकार के लिए थोड़ी परेशानी वाली स्थिति तब बन गई जब एनडीए की सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण देने को कहा। आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों को लेकर सेना की तरफ से सीधे कोई बयान देने से बचा जाता रहा है, क्योंकि सरकार ही उनका माकूल जवाब देती रही है। क्योंकि यह मामला संवेदनशील होने के साथ ही समाज को बांटने की कोशिश से भी जुड़ा है। इसीलिए सेना को विपक्ष के नेता के आरोपों का खंडन करते हुए आधिकारिक रूप से बयान जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। सेना के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि सेना की किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान मरने वाले रंग रूटों और सेवा में शहीद होने वाले सैनिकों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए भी धर्म की जानकारी जरूरी होती है। अब सवाल यह है कि विपक्ष अपने इस दावे को लेकर जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना सच है और कितना झूठ, और अगर उसके दावे वाले आरोप का कोई ठोस आधार नहीं है तो क्या यह हमारी सेनाओं को बदनाम करने की कोई सुनियोजित सियासी कोशिश है, और इसका मकसद आखिर क्या है। आमतौर पर यह माना जाता है कि विपक्षी दलों के बड़े नेता जब संसद में बोलते हैं तो पूरा होमवर्क करके आते हैं, लेकिन सेना की भर्ती प्रक्रिया का गौर से अध्ययन करने के बाद तो यही लगता है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाकर एक तरफ से सेल्फ गोल कर दिया है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा संजीव कौशिक जी आपके प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं, और विकास पासवान नेता हैं आरजेडी से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। विजय खेरा जी, आप ही के पास पहले आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं सेना के ऊपर। फिर बात चाहे संजय सिंह की हम करें या तेजस्वी यादव की करें, तमाम विपक्ष को हम देखते हैं कि लगातार सवाल उठाती है और उसका काम भी सवाल उठाना है सरकार पर, लेकिन सेना को लेकर इस तरीके से सवाल करना आप किस तरह से देख रहे हैं? इस समय जो विपक्ष है बिल्कुल गैर जिम्मेदार है।
मैं नहीं समझता हूँ कि पिछले आजादी के बाद आज तक कभी ऐसा विपक्ष हुआ होगा जिसे कोई भी मुद्दा उस पर विरोध करना। अब आप बताइएगा, इंजीनियर इस समय हजारों नहीं लाखों में पढ़ने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल डाले, खोलते चले गए, आधे से ज्यादा बंद हो गए। ये शुरू से चल रहा है, जब से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 30-40 साल से शुरू हुए तब से ऐसा ही चल रहा है। इसी तरीके से आप आर्किटेक्ट में ले लीजिएगा, या आप एमए लोग कर लेते हैं 5 साल के बाद और फिर भी वो जॉबलेस है, बिजनेस भी नहीं मिल रहा है। तो अगर इनको 4 साल जाके एक ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जो वो देशभक्त भी बनते हैं और 4 साल के बाद उनको 11-12 लाख रुपया भी मिलता है और पूरे 4 साल भी उनको अलाउंसेस मिलते हैं और फ्री उनका कपड़ा लत्ता सब कुछ, खाना रहना सब फ्री है। अगर हम 4 साल में ट्रेन सिपाही भी बना सकते हैं, उनमें भी 25% एब्जॉर्ब हो जाएंगे और लगभग 25-30% अभी जो लग रहा है दूसरी सरकारें भी एब्जॉर्ब करेंगी। उद्योगों में भी आजकल इतने बड़े बड़े संस्थान हैं जी, निजी संस्थाओं में, जहाँ पर हजारों 500-500 एक में जरूरत पड़ जाती है 200 सिक्योरिटी गार्ड की, तो अनट्रेंड है। बैंक में इस समय रिटायर्ड तो लिए जा रहे हैं, तो बैंक में भी ये सब लग सकेंगे। तो ये सारी बात, एक तो मिथ्या प्रचार इन्होंने किया है, दूसरी बात ये व्यवस्थाएं दुनिया के बहुत सारे देशों में है, अमेरिका तक में है और इसराइल में तो कंपल्सरी ट्रेनिंग ही है, 3 साल आपको करना ही करना है जाके। तो अगर ये कंपल्सरी भी कर देते पूरे देश में, ऐसा हो पाता काश, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, और वो 4 साल या 3 साल की ट्रेनिंग के बाद सिपाही बन के निकलते हैं, तो पूरे देश में हिंदुस्तान सबसे बहादुर देश होता है, जहाँ हर आदमी कल के दिन कुछ साल के बाद फौजी होता है और जिसको निशाना साधना लड़ना भी आता होता। तो खैर वो चूंकि संभव नहीं है, लेकिन अगर हमसे जो हो सकता है, हम 40,000 प्रति वर्ष भी अगर हम तैयार कर रहे हैं ट्रेन लोग, जो बिल्कुल ट्रेन सिपाही है, भले वो निजीकरण में रहें चाहे बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन एक आदत पड़ चुकी है इन लोगों की कि हमको विरोध करना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विजय खेरा जी आप कहना चाह रहे हैं ये जो एक नया कदम यहाँ पर उठाया गया है, जो बदलाव किया गया है, इससे मजबूती मिलेगी सेना को और बेहतर तरीके से सेना परफॉर्म कर पाएगी, ये आप कह रहे हैं। संजीव कौशिक जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि संजय सिंह आप ही की पार्टी के हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं और राजनीतिकरण की यहाँ पर कोशिश की जा रही है सेना के ऊपर, कहा है कि अब अग्निवीर नहीं, यहाँ से तो जातिवीर बनकर निकलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो विजय खेरा जी जो बात कह रहे हैं, पहले वो तय कर लें कि वो सचमुच में सेना में नौजवानों की भर्ती कर सेना को मजबूत करना चाहते हैं या देश की बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं। दोनों 2 बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। दूसरी बात, लगातार पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सेना के प्रति उदासीनता दिखाई है, कुछ नायाब नमूना हम आपको बताते हैं। न्यू हंस के रिपोर्ट बताते हैं कि 90% से ज्यादा सेना के जवान डिप्रेशन के शिकार हैं और अपने आप को गोली मारते हैं। उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। 2 लाख से ज्यादा सेना में भर्तियां खाली है, लोगों की जगह खाली है, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये एक तरफ तो कहते हैं कि 17 साल से 24 साल के नौजवानों की भर्ती करके हम सेना को मजबूत और यंग जनरेशन की भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 45 साल बढ़ा करके 55 साल कर रहे हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि नए लोगों को भर्ती करने की जरूरत ना पड़े। एक तरफ पैसे का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सेना में भर्ती करके ऐसे नौजवानों को एक नई राह दिखा रहे हैं। इनके व्यापारी मित्र कह रहे हैं कि नहीं, ये वापस जब लौट के आएंगे 75% जो 75% की बात हो रही है, उसे हम अपने यहाँ काम देंगे। पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कितना लोगों को अभी तक उन्होंने काम दिया है जो सेना से वापस लौट के आए हैं। तो ये तमाम तरह की गोल गोल गुमराह करने वाली बातें ना करें। सेना के मामले में लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं कई बार सेना का इस्तेमाल किया है राजनीतिक फायदे के लिए। आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था कि सेना ने तल्ख लहजे में कहा था कि हमारे शहीद नौजवानों की तस्वीरें दिखा करके वोट न मांगी जाए। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में वो तस्वीरें हटानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को। तो ये लोग वो है जो सेना का राजनीतिकरण, ये अभी कह रहे थे कि सेना का हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। जी। लगातार इसका जवाब मैं लूंगी विजय खेरा जी से, क्योंकि अभी हमारे साथ विकास पासवान जी भी जुड़े हुए हैं। विकास पासवान जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करा है इस मामले पर और कहा है जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। इस तरह का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया और जाति धर्म को सेना से जोड़कर इस तरह की बयानबाजी करना आपको क्या लगता है कितना सही? देखिए, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष के बयान का समर्थन करता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि धर्म जब कुर्सी पर बैठेगा तो शिक्षा पर भटकेगी। मैं सब जो बीजेपी के महोदय हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि अग्निपथ जो 4 साल की योजना है, उसके बाद रिटायरमेंट होगा तो इनको हर एक तरह की मतलब समाज में भागीदारी मिलेगी, जॉब मिलेगा या हर एक संस्थान में इनकी नौकरी दी जाएगी। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 17-20 साल की नौकरी आर्मी के लोग करते हैं,
और हमारे देश के खातिर, हमारे अवाम के खातिर वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो क्या उनको मुआवजा सही समय तक मिल पाया है? उनको परिवार को ये लोग देखने जाते हैं? ये पहली बात। दूसरी बात, अग्निपथ योजना में 75% 4 साल के बाद ये लोग वॉकआउट कर देंगे, हटा देंगे, 25% रखेंगे। लेकिन जब वो 75% बेरोजगार होकर समाज में आएंगे और किस तरह से भयावह घटना घटने वाली है भविष्य में, इसके लेके चिंतित हैं। 15 लाख के चक्कर में मजदूर बर्बाद हुआ, 2 करोड़ के नौकरी के चक्कर में युवा बर्बाद हुआ, 6,000 रुपये के चक्कर में नहीं, किसान देखिए बर्बाद विकास हुआ। जी, यहाँ पर ना अग्नि जो वीर जो बनाए जाएंगे उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो जी, जो जी, जाति जी, को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ मैडम, मैं उसी पर आ रहा हूँ। और आज देख लीजिए, देश में जो हमारे सेना है, सेना के जवान हैं, कौन भर्ती होते हैं? किसान मजदूर के बेटे भर्ती होते हैं, गरीब के बच्चे भर्ती होते हैं, ठेला चलाने वाले के बेटे भर्ती होते हैं, रिक्शा चलाने वाले के बेटे भर्ती होते हैं। इनको क्या मालूम है कि सेना की भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है? 4 बजे सुबह में वो उठते हैं, दौड़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके मान लीजिए उनकी नौकरी होती है। और 4 साल नौकरी करके उसको दर भटकाने के लिए छोड़ रहे हैं। कहाँ देश जा रहा है? असल में अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले ये हिंदू मुसलमान करते थे, अब इस ढंग पे आए हैं, देश बर्बादी की ओर। तो आप भी तो जाति धर्म की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान करते थे, यहाँ पर जाति की बात आप लोगों ने भी करी। जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, हिंदू मुसलमान के एजेंडा के तहत ही देश को बर्बाद की है। आज देश के जो सबसे बड़ी स्तंभ है, हम लोग का जो आन बान शान सेना के जवान है, उसको भी ये लोग नहीं छोड़े। चलिए ठीक है, विजय खेरा जी क्या जवाब देना चाह रहे थे आप? अपनी बात रख सकते हैं। पहली बात, जो जाति वीर और जाति इसलिए साधु की इस तरह देश के साथ इस तरह का काम करेंगे ये, यानी अगर राष्ट्रद्रोह ना बोलूं, मैं वे भाषा नहीं बोलता हूं, पर इस तरह से बोलेंगे ये। इनको नहीं पता क्या? बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सन 47 से लेके आज तक सेना के प्रवक्ता ने बोला आपसे कि जाति और धर्म भरी जाती है भर्ती में। अब बोलिए, आप जवाब दे दो, बस एक लाइन में आगे बढ़ता हूँ मैं। बोलो नहीं की जाती है, सेना के बोलो नहीं लिखी जाती अभियान है। अरे बोलो पहले कि नहीं लिखी जाती जाति और धर्म, बोलिए। उनका कहना बोलिए है टीवी पर बैठ के आर्मी के लिए मौत का बोलो, है, जिस जो योजना में बोलो। एक सेकंड, आप आना में बोलो। आप क्यों थोप रहे हैं? नहीं, जब लड़के खुश नहीं है, जो नौकरी करने वाले बात गुमराह नहीं, आप मुझे ये क्यों थोप रहे हैं? चालू हो गए ना आप? मुझे ये बताओ, सन 47 से लेके पहले 2 करोड़ नौकरी दीजिए युवाओं को, कहाँ है? सेना में जवानों की भर्ती में लिखी जाती थी कि नहीं? अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप आर्मी के चीफ को झुठलाते हैं, नेवी चीफ को झुठला रहे हैं, आप सेना के खिलाफ गलत भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो झूठे हैं, पहली बात। और अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपकी बात ही खत्म हो गई जाति और धर्म की। ये तो सन 47 से लेकर आज तक की हर भर्ती में लिखा जाता है, और उसके कारण है राष्ट्रीय कारण है उसके। क्योंकि जैसे अभी बताया था कि अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके उसी हिसाब से उसका दाह संस्कार करना होता है, इसलिए धर्म का जानना आवश्यक है। इसी तरीके से बहुत सारे कबीले अपने हिसाब से करते हैं इस तरह के दाह संस्कार, और बहुत से कारण है इसमें। तो जब सेना का ये नियम शुरू से बना हुआ है तो क्या हम परिवर्तित करें? अगर मैं परिवर्तित करता हूं तो आर्मी नहीं मानती, तभी की हमें तो जरूरी है ये। और दूसरी बात, राष्ट्र की इंटेलिजेंस के लिए आवश्यक है ये। आप उस बात को भी चैलेंज कर रहे हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं हम, आप लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अब जैसे कि संजय सिंह ने कहा है कि जाति वीर बनाए जा रहे हैं, अग्निवीर नहीं बनाए जा रहे हैं। आखिर ऐसे क्यों राजनीतिकरण इस मुद्दे पर किया जा रहा है? क्योंकि विजय खेरा जी भी ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बात तो पहले से ही चलती चली आ रही है। पहले से ही जब आप फॉर्म भरते हैं, जब आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, फिर या फिर सेना में आप जाएं या किसी और संस्था में आप जाएं, तो जाति तो वहां पर लिखी जाती है, पूछी जाती है। सेना में 2 बातें हैं। एक बात तो स्पष्टीकरण में ये बताया गया कि यदि किसी तरह से सेना में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस परिस्थिति में उनके डेड बॉडी को किस तरह से क्रिमिनेशन में उनके धर्म के हिसाब से उसकी सदगति लगाया गया है, उसके लिए ये पूछा जाता है। लेकिन धर्म पूछा जाना स्वाभाविक है, जाति किस वजह से, जाति का क्या कारण है, ये बताया जाए। दूसरी चीज, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि सरकार से कोई सवाल किया जा रहा है सेना को लेकर के, सरकार के नीतियों पर यदि कोई प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम सेना से सवाल कर रहे हैं और सेना के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भारत के सेना के ऊपर प्रश्न खड़ा करने की हैसियत किसी की नहीं है। लेकिन बड़ी आसानी से पिछले कुछ वर्षों में
ये जब कभी भी सरकार की नीतियों की आप आलोचना करते हैं, सेना के प्रति जो उदासीनता दिखाते हैं, उसके बारे में कोई सवाल खड़ा करते हैं, ये कहने लगते हैं कि आप सेना की आलोचना कर रहे हैं और सेना को आगे करके पीछे की रणनीति होती है। इसी अग्निवीर के बारे में यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इनके नीतियों की यदि आलोचना विपक्षी पार्टियां कर रही है तो इन्होंने सेना के 3 जवानों को उतार दिया टीवी पे और लगातार वो समझाने का प्रयास करते रहे। आप बताइए कि भारत के इतिहास में इससे पहले कभी हुआ हो कि सेना को आके इस तरह सफाई देने की जरूरत हुई? सवाल ये है कि 4 साल की रणनीति किसने बनाई? ये नीति किसने बनाई? भारत सरकार की ये नीति है। तो भारत सरकार जब इतिहास में पहली बार ये 4 साल की नीति लेके आ रही है और जवानों की भर्ती कर रही है तो जाहिर सी बात है कुछ और भी तब्दीलियां होनी चाहिए थी, उसको भी तब्दीली कर लेती, कोई दिक्कत नहीं होता। जब आप परिवर्तन ही कर रहे हैं और नए हिंदुस्तान का किस तरह की तब्दीली की बात कर रहे हैं आप? किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए था उसमें? मैंने कहा कि जिस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किए गए उसी प्रश्न चिन्ह की बात मैं कर रहा हूँ कि यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा किए गए, सेना ने स्पष्टीकरण दिया, सरकार ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन सेना के प्रति जो लगातार सरकार का रवैया रहा है उसके प्रति तो सवाल उठते रहेंगे ना। क्यों खड़ा कर दिया गया? क्यों सेना के जवानों को लाया गया और टीवी पर स्पष्टीकरण देने की नौबत आ गई? क्यों इस तरह की बातें हुई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि आपके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने आपको सुझाव दिए कि कहां से आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कम से कम सेना के मामले में इस तरह का घालमेल नहीं कीजिए। जो लोग अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल का हो, उन्हें उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो पूरी जिंदगी अपनी सेवा करके देश का वापस लौट रहा है। आप उसमें आधी अधूरे बात नहीं कीजिए कम से कम। और एक बड़े समस्या की तरफ हमारे साथी पैनलिस्ट ने इंगित किया है कि जब जो 75% वापस जब लौट के आएंगे तो आपको पता है वो कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे। चलिए ठीक है, विकास जी भी बने हुए हमारे साथ। विकास पासवान जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि संजीव जी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सेना की बात नहीं हो रही है। सेना की बात ही नहीं, सेना पर कौन? सही बात है, मैं उनसे सहमत हूं कि हिंदुस्तान में ठीक है, विकास जी को जवाब देने दीजिए। संजीव जी, विकास जी कुछ कह रहे हैं जी, कहिए विकास। संजीव जी के बात का मैं समर्थन करता हूँ। मैं सेना पर नहीं सर, हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपको सर मालूम होगा, आप लोग हमारे सीनियर है, गार्जियन है, पुलवामा का घटना हुआ, 43-44 जवान शहादत दिया हम लोग के लिए, हमारे देश के लिए। और बीजेपी की सरकार अभी तक उस तह तक नहीं पहुंची है कि आरडीएक्स कहाँ से आया है। शहादत देने वाले परिवार को ये लोग देखने तक नहीं गए हैं अभी तक, उनको मुआवजा तक नहीं मिल पाया है, उनके बच्चे पर लिख नहीं रहे हैं। बताइए बीजेपी क्या करना चाह रही है? देश की सरकार क्या करना चाह रही है? बर्बादी की ओर देश है। आने वाले जिस तरह से जाति और धर्म को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सब तो पहले से ही चला जा रहा है, लेकिन अब क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? पहले क्यों नहीं उठाए? नहीं, हम देखिए, हम लोग जो हमारे पार्टी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, ये हम लोग शुरू से संघर्ष कर रहे हैं इस मामले पर। अग्निपथ, संजीव जी का कहना एकदम सही बात है कि अग्निपथ भर्ती योजना में आप धर्म प्रमाण पत्र लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? जाति के कॉलम की क्या आवश्यकता है? क्या करना चाहते हैं आप? कल के डेट में 75% जो आप वॉकआउट करेंगे, जो हमारे भर्ती होंगे जवान, वो अंबानी के गोदाम के लिए मजबूर करेंगे ये लोग। आज देख लीजिए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, LIC बेच दिया, देश की सारी संपत्ति को। ठीक है, एक आखिरी सवाल, अभी समय की कमी है मेरे पास। विजय खेरा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, धर्म पूछे तो समझ में आता है। देखिए नेहा जी, बार बार कह रहा हूँ, ये क्यों गुमराह कर रहे लोगों, क्यों देश को बर्बाद करने के पीछे पड़े हैं, क्यों डिवीजन चाहते हैं? हम कह रहे हैं हमने नहीं किया। सुनो, मैंने डिस्टर्ब मत करना, सुनिए, राष्ट्र का सवाल है जी, गुमराह मत करिए लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी नहीं कह रहे हैं। ये सन 47 से जाति सेना में लिखी जाती है, समझे आप? किसी ने जोड़ा घटाया नहीं है, इसलिए आर्मी चीफ को सामने आना पड़ा, इसलिए सेना को सामने आना पड़ा। इसका राजनीतिकरण आप कर रहे हैं सेना का। सर्जिकल स्ट्राइक में आप कहते हैं आर्मी बताए हमको क्या हुआ। अब मोदी लड़ाई थोड़ी देर लड़ते हैं तलवार लेके, जो आप कह रहे थे, बालाकोट में घुस के मारा, तब भी आपने ये हरकत की थी, आज फिर वही हरकत कर रहे हैं। 7.5 लोगों ने पहली बार में अप्लाई किया है, समझे, 40,000 पोस्ट के लिए 7.5 पहली बार में, और अभी बराबर आ रहे हैं, 15-25 लाख तक जाएंगे। तो उनमें जोश है, अब उस जोश को तोड़ना चाह रहे हैं, आप जाति के हिस्से में बांटना चाह रहे हैं आर्मी में। कुछ नहीं होगा, चिल्लाओ, जनता सब समझती है आप कहाँ बेवकूफ बनाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, और इसका आपका नतीजा मिल चुका 2 बार और फिर मिलेगा। देश को बहादुर होने दीजिए, एकता आने दीजिए, डिवीजन वाला काम बंद कर दो। अब आपने कई बार कर चुके ये काम, अब नहीं चलेगा ये सब।
आर्मी जब जवाब देने आती है आप उसको एतराज है, मोदी जवाब देते हैं तो आपको उस पर एतराज है, जब रक्षा मंत्री जवाब देते हैं तो आप उसको मानते नहीं हो। चलिए ठीक है विजय खेरा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेना पर सियासत लगातार जारी है, अब देखना होगा आखिर किस किस का और बयान यहाँ पर सामने आता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदित हुए 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद अब तक की बड़ी घटनाएं सामने आई और इसी मौके पर अब एसडीटी यूनिवर्सिटी एक खास कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं। नई शिक्षा चिंतन पर एक अच्छा समय काम करने का अवसर मिला, तो मैं अपनी बात को उन्हीं अनुभवों के झरोखे से आपके सामने 2-4 ठोस बिंदुओं के रूप में साझा करने का प्रयास करता हूं। जब प्रोफेसर मदन चतुर्वेदी ने मुझे संपर्क किया, उसके पहले अमित सुमन ने मुझे मेल भेजा था, तो मेरे मन में सहज ही प्रश्न आया कि गांधी और शिक्षा नीति 2 अलग अलग तथ्य की तरह क्यों प्रस्तुत किए जा रहे हैं। गांधी अलग है, शिक्षा नीति अलग है। तो गांधी को अभी भी हम मन के स्तर पर एक अलग सी चीज मानते हैं, एक अलग सा व्यक्ति मानते हैं, एक अलग सी ज्ञान की परंपरा मानते हैं, पर वो अलग सी है, उसको देखना पड़ेगा। भारत की आत्मा के स्वरूप में अभी शायद पूरी तरह सिंचित नहीं हुआ है, इसलिए है, या कोविड महामारी, दूसरा कारण ये कि कोविड महामारी के बाद संकट का काल गुजरा है, तो संकट के काल में हम इष्ट देवताओं को याद करते हैं और बहुत सारे विचार के लिए गांधी भी एक इष्ट हैं। और यहां पर मुझे एक बहुत प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के डायरेक्टर, उनका एक लेख याद पड़ा, जिसकी तरफ इशारा सुबह माननीय जोशी जी ने किया था कि हम गांधी के प्रतीकों को देखें, और उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के प्रतीकों को भी देखिए। और गांधी और कृष्ण के प्रतीकों में, सिंबल्स में कितनी जबरदस्त समानता है, कितनी जबरदस्त अपील है, और पूरा सीमियोटिक एनालिसिस का एक उन्होंने जबरदस्त पेपर उसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल में छपाया। मैं चूंकि साइकोलॉजी ऑफ डिजाइन का भी विद्यार्थी हूं, मनोविज्ञान में हम सब तरह की चीजें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण और गांधी, तो गांधी की शिक्षा नीति के लिए गांधी के बहुत लेख पढ़ने की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, जब आप उसका औपचारिकीकरण करेंगे अपनी संस्थानों में। लेकिन अगर उसको जीवन में जीना चाहते हैं तो गांधी के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों का, सिंबल्स का, और गांधी के प्रतीक सिंबल्स यहां भी आपके सामने हैं, उनका आप छड़ी देख लीजिए, जो हर भारत के हर कोने में 100 मीटर की दूरी पर उपजे हुए बांस से बन जाएगा, इतना सरल है, और जमीन से उपजा हुआ है, जो हर किसी को प्राप्त हो सकता है। वो उसका कोई ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं है जो आपको इंटरनेशनल डिजाइनर की दुकान में मिलेगा। मैं इसका इंपोर्ट शिक्षा और जीवन से क्या है वहां पहुंचना चाहता हूं। कृष्ण का भी अगर आप देखें सिंबल्स, तो जो विजुअल फोटो दिमाग में आती है कृष्ण की, वो है गाय, पीतांबर, मोर मुकुट और बांसुरी। गांधी का चरखा, सूत, कपास, गांधी का चश्मा, ये सब कुछ उस साधारण स्तर पर है जिससे भारत का अंतिम व्यक्ति, अकिंचित गरीब से गरीब व्यक्ति बहुत आसानी से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, गांधी से जुड़ता है। और
वर्तमान संदर्भ में प्रतीकों का क्या महत्व है, मुझे उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रतीक हमेशा से सिंबल्स, शिक्षा में भी इसी सिंबल, इसी मूलभूत अवधारणा का प्रयोग गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था हमारी प्राकृतिक संरचना को। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।